नमस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नित्य प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, वह कल की ही कक्षा की विषय वस्तु है कि जातक को परीक्षा में सफलता मिलेगी या असफलता, इसको हम लोग कुंडली में कैसे देखें। कल की कक्षा में हम लोगों ने बहुत सी विषय वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया था। उससे आगे हम लोग आज की कक्षा में एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई आज की कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या यदि आपके कोई मित्र भी इस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, या इस नंबर को आप शेयर कर सकते हैं ताकि इस नंबर पे मैसेज कर वो भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। कल की कक्षा की जो आखिरी विषय वस्तु हम लोगों ने अध्ययन किया था वह यह था कि किसी भी परीक्षा में सफलता होने के लिए, सफलतापूर्वक निकलने के लिए या परीक्षा का में उत्तीर्णता के प्राप्ति हेतु दो विषय वस्तुओं का होना आवश्यक है। वह क्या? तो जिस विद्या से संबंधित हम परीक्षा देना चाहते हैं, या जिस नौकरी के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, या जिस विषय में एडमिशन हेतु हम परीक्षा देना चाहते हैं, क्या उस विषय वस्तु की हमारी पूर्ण जानकारी है, उस विषय वस्तु में पूर्ण निपुणता है या नहीं। इसके लिए हम लोग दूसरे भाव को देखते हैं विद्या की निपुणता के। दूसरा, कठिन परिश्रम एवं कर्तव्यशीलता, उसके लिए हम लोग 10वें भाव को देखते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, परीक्षा में सफलता हेतु आवश्यक क्या है कि लगन, कड़ी मेहनत, यानी कि एक लगन, ये नहीं कि कुंडली का लगन, लगन जो होता है एक कार्य करने की जो भावना का जो लगन होता है, वह लगन होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए एवं संबंधित विषयों का गहन अध्ययन होना चाहिए। या अब इससे आगे भी कभी कभी दोनों ही चीजों को रहने के बावजूद, यानी कि गहन अध्ययन भी है और हम कड़ी मेहनत भी करते हैं, फिर भी परीक्षा में कभी कभी असफलता ही हाथ लगती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम अचानक बीमार पड़ जाएं, या परीक्षा भवन में ही हम कुछ भूल जाए, जिसके कारण आजकल की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग भी होता है, निगेटिव मार्किंग हो जाए उसके कारण भूल जाना। या परीक्षा सब कुछ है, कर्तव्यशीलता तो है मेरे पास में काफी, विषय वस्तुओं का गहन अध्ययन भी है, परंतु परीक्षा से ही भयभीत हो जाना, यानी कि परीक्षा शब्द सुन करके एक बच्चों में होता है कि आत्मबल की कमी आ जाती है, मंगल का मन युक्त होना आवश्यक, इसके कारण से भी। या स्वयं के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति परीक्षा में ही शामिल न हो सके, यह भी कारण हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कोई कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है, या हो जाता है कभी कभी किसी किसी विद्यार्थी के साथ में, कि वह उस घटनाओं के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता। तो कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह जो अभी 4-5 कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, वह कभी कभी इत्तेफाक से अपवाद में होता है। हम लोग आने वाली कक्षाओं में हम लोग उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, परंतु अभी सरसरी तौर पर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उस मूल बिंदुओं को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम लोगों ने आवश्यक ग्रहों पर चर्चा की, परीक्षा के सफलता के लिए ग्रहों का प्रभाव, परीक्षा में सफलता के लिए ग्रहों के प्रभाव के बारे में चर्चा किया। चंद्रमा का भी परीक्षा में, चंद्र ग्रह का भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। परीक्षा में सफलता हेतु कुंडली में चंद्रमा का आवश्यक गहन अध्ययन करना चाहिए। यदि चंद्रमा खराब हो, गलत हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो, शुभ ग्रहों की राशि में नहीं हो, या विद्या के क्षेत्र वाले जो भी ग्रह बनते हैं उनके राशि में न हो,
तो चंद्रमा का उपाय अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा नीचाभिलाषी है। चंद्रमा क्या है? नीचाभिलाषी। नीचाभिलाषी है। तो यह भी सूत्र है कि अगर नीचाभिलाषी ग्रह को अगर देवगुरु बृहस्पति देखते हैं शुभ भाव में स्थित होकर, केंद्र में बैठे कर या त्रिकोण भाव में बैठकर, अगर संबंधित ग्रह को देखते हैं कि जो ग्रह कमजोर है, तो देवगुरु बृहस्पति की एक विशेषता है कि अगर एक कुंडली के केंद्र भाव में होते हैं तो असंख्य दोषों को समन कर देते हैं, और जिस दोष को ये देखेंगे उसको भी समन करने का प्रयास अवश्य करते हैं और करते भी हैं। इसके वजह से यहाँ पर जो चंद्रमा का नीचाभिलाषी दोष है यह कुछ प्रभावहीन हुआ। यहाँ पर और भी योग बन रहे हैं, हम लोग आगे और भी योगों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की नवमांश में स्थिति देखा जाए तो चंद्रमा देवगुरु की राशि में है। नवमांश कुंडली के भाव में नहीं देखे जाते कि नवमांश कुंडली के किस भाव में चंद्रमा है। नवमांश कुंडली में हम चंद्रमा के भाव को नहीं देखेंगे। हाँ, बैठे हुए जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि को अवश्य देखेंगे कि जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशि शुभग्रह की है, उस राशि के स्वामी कुंडली में अच्छे फल देने वाले हैं, उस राशि के स्वामी कुंडली में मजबूत हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर राशि के स्वामी पंचम भाव में है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो शुभग्रह हैं, और यहाँ पर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब बकरी है। बकरी शुभग्रह बहुत अच्छा शुभ फल देता है, यानी कि ग्रहों का बल बढ़ जाता है। अगर यदि पापग्रह बकरी हो तो पाप फल ज्यादा देने लगते हैं, शुभग्रह बकरी हो तो ज्यादा शुभ फल देते हैं। अच्छी हो गई। और जो 9 नंबर की राशि में है वह 9 नंबर की राशि कुंडली के बुद्धिमता भाव में है, इसलिए यह अच्छा हो गया प्रथम दृष्टिया नवमांश कुंडली से। अब देखा जाए D24 कुंडली में कहाँ है, तो यह 3 नंबर की राशि में है। बात भौतिक सुखों की नहीं है, बात ईश्वरीय सुखों की है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों की है। और जब भी कोई व्यक्ति परीक्षा देता है या परीक्षा देना चाहता है तो उसके मन में इच्छा रहता है कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि इच्छा भाव लाभ भाव में है इस, और बुध देव की राशि में, और बुध से युक्त भी है जो ज्ञान के या विवेकशीलता के या तकनीकी के कारक भी हैं, संचार के भी कारक हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर नीचाभिलाषी है परंतु उतना खराब नहीं है जिसके कारण इनका उपाय किया जाए। चंद्रमा ठीक फल दे रहे हैं। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। इससे आगे, हाँ, अगर चंद्रमा खराब है तो मन ही अस्थिर रहेगा, तो पढ़ाई भी बाधित होगी, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, मन कमजोर हो जाएगा, परीक्षा से डरेगा, तरह तरह की बातें हो सकती। इसलिए अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार से अगर कमजोर हो तो उपाय कर चंद्रमा को बलवान बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, जिसे परीक्षा में। अब ग्रहों के उपाय की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर खराब एक चंद्रमा अगर होता है तो उपाय कैसे करें, तो उपाय तो कुंडली के आधार पे की जाती है कि चंद्रमा किस कुंडली के किस भाव में है, किस राशि में है, किस ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, वह किस भाव के स्वामी है। इन सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखकर चर्चा की जाती है। सामान्य रूप से हम व्रत, जप, दान एवं ग्रहों से संबंधित कुछ गुण धर्मों का आचरण कर ग्रहों का हम उपाय करते हैं। चंद्रमा के लिए ज्योतिषीय दृष्टि में, यानी कि ज्योतिष जो कुंडली का फलादेश करते हैं हम लोग, तो यहाँ ज्योतिषीय दृष्टि में चंद्रमा यदि शुभ हो तो यहाँ पर चंद्रमा शुभग्रह की राशि में ही है। वह कौन सी, यह किसकी राशि है, तो दसम भाव के भी स्वामी की राशि, यानी कि दशमेश की ही राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के अंश बल को भी देखा जाए कि चंद्रमा का अंश बल कितना है, तो 9 अंश के हैं। ठीक है, चंद्रमा ग्रहण योग में भी नहीं है। चंद्रमा किससे देखा जा रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है एवं शनि से भी देखा जा रहा है। शनि देव यहाँ पर एक तो सप्तमेश है जिससे पापत्व गुण समाप्त हो गया, दूसरा ये परीक्षा भाव के स्वामी है।
तो कोई भी ग्रह जिस भाव का होता है, उस भाव के अगर आप इच्छा करते हैं तो उस भाव के लिए वह बुरा फल नहीं देता। तो यदि विद्यार्थी के मन में परीक्षा की बात आएगी तो यह बुरे फल नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे शनिदेव नीच के हैं, तो हमने कई बार चर्चा कर लिया कि नीच के ग्रह यदि नवमांश में उच्च के हो जाते हैं तो उनका नीच दोष समाप्त हो जाता है। एवं यहाँ पर दूसरे भी नीच भंग के सूत्र लग रहे हैं कि यदि कोई ग्रह नीच का हो और बकरी हो जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही नियम लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शनि शुभ है। परीक्षा की बात है तो अच्छी बात है, यहाँ पर सफलता देने का प्रयास अवश्य करेंगे। नहीं तो यह बात अगर दूसरे प्रकार की हो, तो दूसरे प्रश्न से संबंधित हो, तो चंद्रमा एवं शनि का परस्पर दृष्टि 20 योग का भी निर्माण करता है। हालांकि उसका भी परिहार हो रहा है, तो हम लोग को यह देखना चाहिए। तो चंद्रमा के लिए यह भी कहा गया है हमारे गुरुजनों के द्वारा कि यदि चंद्रमा अंश बल से मजबूत हो, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, या अपने मित्र ग्रह से दृष्ट हो, तो व्यक्ति अपने विषय में महारत हासिल करता है। अपने विषय में महारत हासिल करता है। महारत हासिल करता है। अब यही छठे भाव के स्वामी शनि देव हैं। अगर व्यक्ति जातक अपने जीवन में एक रूटीन से काम करे तो शनिदेव इसके लिए सदैव लाभकारी होंगे, अच्छे ही फल देते रहेंगे। यह जिस जातक की कुंडली है उसके 24 आवर की रूटीन है कि इतने बजे जगेंगे तो उतने बजे जगेगा, इतने बजे पूजा करेंगे तो उतने बजे पूजा करेगा, जितने बजे खाना खाएगा तो उतने बजे खाएगा, इतने बजे लाइब्रेरी में जाएंगे तो जाएगा। जो शेड्यूल बन गया है, हर हाल में शेड्यूल का पूरा होना ही है। अगर किसी यार दोस्तों के कारण अगर खाने के समय में यार दोस्त आ गए, खाना नहीं खा पाया, और खाने खाने के समय में अगर उसके यार दोस्त बैठे रह गए, खाना नहीं खा पाया, और तब तक लाइब्रेरी जाने का समय आ गया, तो खाना बना हुआ छोड़ देगा यह जातक और लाइब्रेरी चला जाएगा। यानी कि रूटीन का इतना फॉलो करने वाला यह जातक है। तो यदि छठे भाव के स्वामी शनि देव हों और जातक एकदम 100% अपने रूटीन पर फॉलो करे, वह जातक कैसा होगा? शनि देव फिर उसके मदद करेंगे या बुरे बुरे फल देंगे? मदद करेंगे। एवं साथ ही शनि देव उच्च की स्थिति के हो करके अपने भाव को भी दशम दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए शनि देव का यहाँ परीक्षा के नाम पर यह नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह बातें आ गई कि चंद्रमा यदि शुभ हो, यहाँ पे शुभ नहीं है, छीन है, तो यदि छीन है तो कई योग भी बन रहे हैं, जैसे गुरु के द्वारा दृष्टि है, शुभ ग्रह के साथ में युक्त है, एवं शनि की उच्च की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। एक तरफ से अगर छीन है तो कई तरफ से बल वर्धन भी हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातक अपने विषय में महारत हासिल करेगा और परीक्षा भी उत्तीर्ण होता है। यदि चंद्रमा पापाक्रांत हो, अगर यही शनिदेव छठे भाव के स्वामी नहीं होते, उच्च के दृष्टि यहाँ पर नहीं होती, फिर क्या होता है? अगर शनिदेव अगर यहाँ हो जाते, यहीं पे लग्न में होते और तीसरी दृष्टि देखते, फिर क्या होता? बुरा हाल हो जाता कि नहीं हो जाता? जी गुरु जी। क्योंकि शत्रु राशि में हो गए और तीसरी दृष्टि, स्थिति खराब हो गई। हाँ, छठे भाव में बैठे होते तो और अच्छी बात हो गई, लेकिन यहाँ तो 7 नंबर की राशि है, तो शनि की उच्च राशि हो गया, तो उतना तो अच्छा। वहीं यदि चंद्रमा पाप प्रभावित हो, राहु केतु के द्वारा युक्त या दृष्ट हो, ग्रहण योग में हो, या यदि शनि बुरे भाव के स्वामी हैं, बुरे भाव के स्वामी होकर अगर शनि देव देख रहे हैं, यानी कि शनि देव योग कारक न हो, यानी कि लाभ प्रदान करने वाले भाव के स्वामी न हो संबंधित प्रश्न से। अब यहाँ पर 2 नंबर लग्न में 2 नंबर की राशि हो जाए या 7 नंबर की राशि हो जाए, तो तुला और वृष लग्न में शनिदेव सदैव शुभ फल देते हैं, चाहे स्थिति उनकी जैसी हो, बुरा फल नहीं देते। यह शुभाग्रह हो जाते हैं और योग कारक हो जाते हैं। 2 नंबर की राशि होती है तो
यहाँ पर 10वें भाव में 11, 9वें भाव में 10, यानी कि वो कारक हो गए। 7 नंबर की राशि रहती है तो चौथे भाव में 10, 5वें भाव में 11, तो योग कारक ग्रह बन जाते हैं। यानी कि शनि के प्रभाव में 9 हो, अगर शनि योग कारक या छठे भाव का भावेश हो तो परीक्षा उत्तीर्ण हो पाता है। यहाँ पर 2 सूत्र बनते हैं, यहाँ पर 2 सूत्र बनते हैं। शायद जल्दी जल्दी में, आज थोड़ा देर से कक्षा शुरू हुई है तो हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी में बहुत बातें बोल गए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। हम इस चंद्रमा वाली बात को, यह महत्वपूर्ण है इसलिए दोहरा देते हैं। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा शुभ हो, शुभग्रह से युक्त दृष्ट हो, पापाक्रांत न हो, तो व्यक्ति अपने विषय में गहन अध्ययन भी करता है एवं परीक्षा भी उत्तीर्ण करने की संभावनाओं पर बल मिल जाता है। यदि चंद्रमा पापाक्रांत हो, खराब स्थिति में हो, यदि चंद्रमा खराब स्थिति में हो तो भी संभावनाएं हम नकार नहीं सकते कि यह परीक्षा फेल करेगा। यदि चंद्रमा खराब है, पापाग्रह से युक्त है या राहु केतु से संबंध में है, तो हम लोग 5वें भाव के भी स्वामी को अवश्य देखेंगे। क्योंकि अगर चंद्रमा खराब हो जाएगा तो मन की स्थिति को क्या करेगा, खराब करेगा ना। जी गुरुजी। जी तो अगर मन ही खराब हो तो वह प्रयास करेगा, लेकिन फिर उसके बाद में मन को शांत कौन करता है? चंचल बुद्धि। मन को बुद्धि शांत करता है। अगर बुद्धि मजबूत हो, अगर चंद्रमा पापाक्रांत हो और बुद्धि भाव अच्छा हो, यानी कि पंचम भाव एवं पंचमेश सही हो, तो यह दोष का परिहार हो जाता है। अगर चंद्रमा पापाक्रांत है तो नुकसान नहीं देता। तो यहां पर देखा जाए, यदि चंद्रमा छीन भी है तो बुद्धि खराब होगी। तो बुद्धि भाव में बैठे हुए ग्रह, योग कारक ग्रह है मंगल देव, बुद्धि भाव मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एवं इस भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि में है। अभी यहाँ पर राशि परिवर्तन है, अभी इसकी चर्चा नहीं, बाद में कर लेंगे। सामान्यतः चंद्रमा अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हो गया अच्छा। गुरुजी। अच्छा हो गया। अगर चंद्रमा भी खराब हो और पंचम भाव का स्वामी भी खराब हो, यानी कि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए और कमजोर स्थिति में हो जाए, तो विद्यार्थी की पढ़ाई ही सही ढंग से नहीं हो पाती, गहन अध्ययन नहीं हो पाता। यह भी संभावनाएं हो सकती है, कुंडली में अन्य योग लग रहे हो तो विद्यार्थी की पढ़ाई ही अधूरी हो पाती है या रह जाती है। तो जब पढ़ाई ही अधूरी हो जाएगी या गहन अध्ययन नहीं होगा तो क्या परीक्षा में सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा भी खराब हो और पंचमेश खराब होकर के कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो जाए, तो व्यक्ति जो है ना, विद्यार्थी सदैव चिंताग्रस्त रहता है कि हमारी परीक्षा कैसे, चिंतित रहता है। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों को कुछ और भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो हम लोगों के पास में अनगिनत आते हैं ना। जी तो अभी जैसे कि मुझे ध्यान में आया, अब यहाँ पर देखा जाए, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हम लोगों को बुध को भी देखना चाहिए। यदि बुध अच्छा है तो यह बुद्धि विवेक अच्छा देता है एवं वाणी भी ठीक करता है, ओजस्वी बना देता है। विद्यार्थी गणित में दक्ष होता है, बुध की स्थिति अच्छी होती है, यानी गणित उसका ठीक होता है। बुध शुभ स्थिति में हो वो अच्छी बात है। यहाँ पर बुधदेव को देखा जाए इस कुंडली में, यह तुला राशि में, अपने मित्र की राशि में है, अच्छी बात हो गया। एवं नवमांश में बुध देखे मित्र की राशि में, यह भी अच्छी बात है। यहाँ पर भी बुध देखे D24 कुंडली में, यहाँ भी अपने मित्र की राशि में है, यानी कि विद्या की कुंडली के लिए तो बुधदेव वर्गोत्तम हो गए ना। बात जी गुरुदेव। विद्या की, तो बात तो विद्या के लिए है और बुध गणित के कारक हैं।
तो विद्यार्थी गणित में दक्ष होगा कि नहीं होगा फिर? बिल्कुल दक्ष होगा। होगा, दक्ष। तो यहाँ से हम लोग एक शिक्षा हमको यह जहाँ तक बचपन से ही इसका मैथ बहुत ही मजबूत रहा है। बहुत प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित में अच्छा स्थान लाया है। यह विद्यार्थी IIT दिल्ली में से अध्ययन किया, यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने पास कर ली, पूरी कर ली। तो गणित अच्छा है तभी तो इंजीनियरिंग की बात आई ना। जी सर। अब इससे आगे, यदि बुधदेव अच्छी स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, भद्र योग बना दे, यानी कि स्वराशि के होकर के केंद्र में हो जाए, यानी कि 3 या 6 नंबर की राशि इन भावों में हो जाए कहीं भी, और उसी में बुधदेव हो, तो यह भद्र योग बना दिए। या अधिकांशतः कुंडलियों में सूर्य देव एवं बुध देव की युति होती है। कुंडली में बुद्धादित्य योग हो, सूर्य बुध की युति हो। हालांकि यह सूर्य बुध की युति इस कुंडली में नहीं है। कुंडली में होकर के शुभ भावों में हो, केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में हो, तो व्यक्ति उच्च शिक्षा भी पाता है एवं उच्च शिक्षा में सफलता भी मिलती है। अब यहीं पे जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम लोग बुध पर चर्चा कर रहे हैं, अगर बुध देव खराब हो जाएंगे, यानी कि नीच के हो जाएं, निर्बल अवस्था में हो जाएं, अस्त हो। अब यहाँ पर बुधदेव सूर्य 23 है, बुधदेव 24 है, बोले 14 है, 7 डिग्री का अंतर तो यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ पर बुधदेव बुद्धादित्य योग नहीं है, लेकिन बुधदेव अस्त भी नहीं है इस कुंडली में, या बुधदेव अस्त है। 7 और 14 21 डिग्री का अंतर है बुध और सूर्य में, बुधदेव अस्त नहीं। है। क्रूर ग्रहों से युत दृष्टि भी नहीं है, तो शुभ ग्रहों से युत दृष्टि है। या परीक्षा 6ठा भाव देखते हैं तो 6ठे भाव के स्वामी से दृष्टि, वो भी अपने यह मित्र भी हो गए। 6ठे भाव के स्वामी बुध के मित्र ही हैं, और मित्र के द्वारा पूर्ण सहयोग मिल भी रहा है। उच्च की दृष्टि है, सहयोग हो गया। अगर यही नीच हो, निर्बल हो, अस्त हो, क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से युत दृष्टि हो, प्रभावित हो, फिर क्या होगा? तो बुध की स्थिति कैसी होगी? अपनी शुभता खो देगा या बचाए रखेगा? खो देगा। तो जब बुध अपनी, यहाँ पर देखिए हम एक ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप सभी ग्रहों पर अपना मंथन चिंतन कीजिएगा। यदि नहीं स्पष्ट हो पाएगा तब पुनः आप लोग लिखेंगे, समूह में बोलेंगे, तो हम लोग सभी ग्रहों पर चर्चा कर लेंगे। यदि बुध निर्बल हो गया, खराब हो गया, अपनी शुभता खो देगा, परिणाम क्या होगा? बुधदेव क्या है? व्यवसाय के भी कारक है ना। जी गुरुजी। फिर क्या होगा? जातक यदि व्यवसायिक शिक्षा वाली, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा वाली अगर कोई नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए जब वह परीक्षा देगा, हम व्यवसायिक क्षेत्र कह रहे हैं या व्यापार क्षेत्र कह लिए, व्यापार के क्षेत्र से संबंधित शिक्षा हो, व्यवसाय से संबंधित शिक्षा हो, या गणित से संबंधित शिक्षा हो, या इससे संबंधित क्षेत्र हो, जैसे कंप्यूटर शिक्षा भी हुआ, क्या होगा? विद्यार्थी को सफलता मिलेगा कि असफलता मिलेगा? फिर सफलता नहीं मिलेगा। असफलता मिलेगी या सफलता? असफलता गुरुदेव। असफलता मिलेगी। ठीक इसी प्रकार हम सबों को यह चयन करना चाहिए कि जातक किस विषय की परीक्षा दे रहा है, किस नौकरी की परीक्षा दे रहा है, उसमें प्रमुख विषय कौन सा है, और वह विषय किस ग्रह से संबंधित है। यदि वह ग्रह पाप पीड़ित हो, अब जैसे कोई डिजाइनिंग के लिए ही अपना नौकरी के लिए चाहे परीक्षा दे रहा है, डिजाइनिंग वाली बातचीत है, फिर उसमें किस ग्रह को देखेंगे? शुक्र। शुक्रदेव को।
शुक्र को देखेंगे। अगर बात प्रशासन से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, तो किस ग्रह को देखेंगे? सूर्य को। शनिदेव। मंगल सूर्य गुरु। मंगल सूर्य को। शनिदेव। हाँ हाँ शनिदेव। हाँ, बात न्याय की आ जाए, यानी कि वकील वकालत जज वगैरह की बात आ जाएगी, तो देवगुरु बृहस्पति एवं शनि दोनों को देख लेंगे। तो जो परीक्षा जातक देना चाहता है, उससे संबंधित ग्रह यदि खराब स्थिति में हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने बुधदेव पर चर्चा किया, अगर उस प्रकार की स्थिति बनती है, तो अगर उसी विषय की परीक्षा दे रहा है, तो हम लोग कुंडली को पहचाने कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह मजबूत स्थिति में, शुभ स्थिति में है। क्या जातक अपना दिशा थोड़ा बदल सकता है? या कुंडली क्या है? एक नदी की धारा है। हमारे लिए ईश्वर ने सब कुछ अच्छा सोच रखा है, तो जो ईश्वर ने सोच रखा है वही तो हमारी कुंडली है। हम कुंडली के दिशा में क्यों नहीं तैयारी करें? इसीलिए तो ज्योतिष को आंख भी कहा गया है। और ऐसे बहुत से विद्यार्थी पाए गए हैं कि जिन्होंने अपने गुरुजनों से सहयोग सुझाव लिया, उन्होंने गुरुजनों ने जो सुझाव सलाह दिया उस पर उन्होंने अमल भी किया और सफलता भी प्राप्त की। और हम लोगों से आए दिन यह प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में उपस्थित बहुत से सदस्यों ने हमसे ही प्रश्न किया कि हाँ, किस विषय से पढ़ाई करवाएं कि ताकि इसका भविष्य सफल हो। तो कुंडली में जिस प्रकार के योग बनते हों, उससे संबंधित ग्रहों को भी पहचानने क्या मजबूत है। अगर मजबूत है तो हम सुझाव सलाह दें, या जिस संबंधित सब कुछ योग बनता है नौकरी के लिए, अगर उससे संबंधित ग्रह कमजोर है तो उसके उपाय करके उसके बलवर्धन किए जाए। यह आवश्यक है कि नहीं है? अत्यावश्यक है गुरुदेव। अब इसके बाद में कुछ कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे बुद्धादित्य योग, गजकेसरी योग, हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रुचक योग, सस योग, महायोग, सरस्वती योग, शारदा योग। मतलब कुंडली में जितने अधिक से अधिक विद्या से संबंधित योग बनते हैं, जातक उतना ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता भी है और सफल भी होता है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, सामान्यतः पुस्तक पढ़िएगा तो ढेर सारे योग मिल जाते हैं, लेकिन हम जितने साधारणतया योगों का चर्चा करते हैं या देख लेते हैं सरसरी तौर पे, हम उतने योगों को तो अवश्य यहाँ पर चर्चा कर ही सकते हैं। एक में बुद्धादित्य योग, यानी कि सूर्य बुध की युति शुभ भाव में। दूसरा गजकेसरी योग, यानी कि चंद्रमा एवं गुरु आपस में केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में हूँ। यहां पर देखा जाए सूर्य बुध की बुद्धादित्य योग तो नहीं लग रहा, लेकिन गजकेसरी योग चंद्रमा एवं गुरु आपस में केंद्र में है। चंद्रमा एवं गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो। हंस योग बन रहा हो कुंडली में। तीसरा, हंस योग जो होता है वह क्या होता है, यदि केंद्र भाव में 9, 12 या 4 नंबर की राशि में देव गुरु बृहस्पति, इन्हीं तीनों में से किसी एक राशि में अगर केंद्र भाव में होते हैं तो हंस योग बनता है। भद्र योग के बारे में पूर्व में भी चर्चा हो गई थी, यानी कि पंच महापुरुष योग। अगर बुध देव हो केंद्र में 3 या 6 नंबर की राशि में हो तो भद्र योग बना। मालव्य योग शुक्र से बनता है। यदि शुक्रदेव 2, 7 या 12 नंबर की राशि में अगर केंद्र भाव में होते हैं तो मालव्य योग बनता है। मंगल की बात कर लें तो 1, 8 या 10 नंबर की राशि में अगर मंगल देव केंद्र भाव में होते हैं, यानी प्रथम, चौथे, 7वें या 10वें में होते हैं, तो यह रोचक योग बन जाता है। सस योग की बात की जाए तो यह भी पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, तो यह शनिदेव से बनता है। यदि शनिदेव, अब यहीं पे 11 नंबर की राशि है, यहीं पे शनिदेव होते या 1 नंबर की राशि होती केंद्र में कहीं, या 7 नंबर की राशि होती, तो सस योग बन जाता।
अभी जो योग पर हम लोगों ने चर्चा किया, यह योग इतने यह कुंडली में नहीं लग रहे हैं, केवल एक ही योग अभी तक इस कुंडली में गजकेसरी योग लगा। और भी होता है महायोग। महायोग का मतलब यह है कि भावेशों के स्थान परिवर्तन से महायोग का निर्माण होता है। तो परीक्षा में पास करना है लग्न को, विद्या की निपुणता दूसरे भाव से, चौथे भाव से मन की स्थिरता विवेकशीलता का भाव पांचवा, सातवां भाव भी केंद्र का है और सहयोग का भाव है सातवां, आठवां नहीं फिर नौवां भाग्य का है, दसवां जो है यह हमारे कर्म का है, एवं 11वां इच्छा का है। क्योंकि परीक्षा की बात है, हमारे मन में इच्छा ही जग रही है, हमारे पूरे परिवार के लोग के मन में इच्छा होता है। तो जब प्रश्न का प्रभाव हमारे मन की इच्छा से हो जाए तो वह भी उस चीज के लिए शुभ हो जाता है। हालांकि 11वां भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, यह अलग बात है। लेकिन जब प्रश्न ही 11वें भाव से हो जाए, अब आप ही से कोई पूछता है कि मेरा लड़का क्या परीक्षा पास करेगा या नहीं, तो वह किस भाव का प्रश्न हो गया? इच्छा कहां से? नहीं, उसके मन में इच्छा हुआ है तभी तो 11वां भाव। इसे लाभ भाव कहा जाता है। जब यदि आप परीक्षा में पास करते हैं तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वह लाभ मिलेगा तो वह कौन किस भाव का है? वह कहां से लाभ मिला? आपके कर्तव्यशीलता का जो परीक्षा रूपी जो आपने तैयारी किया, लाभ मिला 11वां भाव। अगर इन भावों में से किसी भी दो भाव का राशि परिवर्तन हो जाए, महायोग होता है। इस उदाहरण कुंडली में कितने राशि परिवर्तन हो रहे हैं? यहाँ पे तो पंचमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन है, जो सर्वोत्तम महायोग में से। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन नहीं है, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन नहीं है, बुध का राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, मंगल एवं गुरु का राशि परिवर्तन है। तो एक गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन ही काफी है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता और दूसरा भाग्य। हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा किया था या परसों का, कि यह क्या है? लग्न, पंचम एवं नवम, यह पुरुष त्रिकोण है। इसमें से कोई भी दो अगर अच्छा हो जाता है तो तीसरा अपने आप अच्छा हो जाता है। क्योंकि जिसके पास में विवेकशीलता अच्छा हो एवं भाग्य अच्छे हो, वह व्यक्ति अच्छा हो ही जाएगा। व्यक्ति अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा। हाँ, जिसके भाग्य अच्छे हो और विवेकशीलता बुद्धिमत्ता अच्छा हो, वह व्यक्ति अपने आप अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। और भी योग होते हैं, तो यहाँ पर महायोग तो बने, और भी होते हैं शारदा योग। तो इस कुंडली पर तो दो योग प्रभावी हो गए, कोई भी एक दो योग अगर हो जाता है तो ठीक है। अब शारदा भाव क्या होता है? शारदा योग, 10वें का स्वामी अगर पंचम भाव में हो, 10म भाव का स्वामी, शारदा योग को आप लोग अच्छे ढंग से समझें। यदि 10म भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो शारदा योग होता है। एवं सूर्य देव 10वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो एवं सूर्य देव अच्छे स्थिति में हो, जितने बलवान होंगे तो अच्छी बात, और बुध देव केंद्र में हो, और बुध देव केंद्र में हो, तीनों कंडीशन अगर लगती है तो शारदा योग का निर्माण होता है। चंद्रमा से त्रिकोण में, चंद्रमा से त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति हो, चंद्रमा से त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति हो, तो यहां पर चंद्रमा से सीधे 7वें है, त्रिकोण में तो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति से त्रिकोण में बुध देव हो, नहीं है।
यह योग पूरा प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन अगर चंद्रमा एवं बुध दोनों को देवगुरु बृहस्पति देखे तो शारदा योग का निर्माण होता है। या त्रिकोण में हो तो अगर त्रिकोण में हो तो शारदा योग, या दोनों को देखें तो भी शारदा योग। तो यहाँ पर यह शारदा योग भी हम कह सकते हैं कि शारदा योग। तो 3 महायोग बन गए। तो कुंडली में जितने अधिक से अधिक विद्या से संबंधित योग अगर बनते हैं उतने ही जातक उच्च शिक्षा प्राप्त भी करता है एवं अपने जीवन में सफल भी होता है। तो यह हम लोगों ने अभी तक कल की कक्षा में एवं आज की कक्षा में जितने विषय वस्तुओं को हम लोगों ने पढ़ा, यह परीक्षा में सफलता या असफलता कुंडली में हम लोग कैसे देखें, इसकी बेसिक जानकारियों को हम लोगों ने सीखा। लेकिन परीक्षा में विद्यार्थी सफल होगा या असफल, इसको हम लोग कुंडली विश्लेषण किन नियमों को आधार पर रख के करेंगे। तो मुख्य नियम तो यही है। तो पढ़ने के लिए हम लोग दूसरे कायदे से पढ़ते हैं, लेकिन फलादेश करते हैं दूसरे कायदे से। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। अभी एक कक्षा और होगा कि कुंडली के असफल होने के योग अलग किए जाएंगे, सफलता के योग अलग किए जाएंगे। फिर कम से कम एक क्लास होगी, तब जाकर यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एवं यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी हो तो समूह में भी लिख सकते हैं। लिखना तो अवश्य चाहिए कि कक्षा कैसी लगी।